Hello guys, welcome to Suksma's. I am Tamanna Mehta, Suksma's self-learning coach. So guys, today we are going to cover the topic STEM. प्लांट की स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टेम के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्टेम के अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है विच इज स्टेम स्ट्रक्चर। Then we are going to cover about the modifications. Okay, तो स्ट्रक्चर के साथ साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्यों कि स्टेम किस किस वे में खुद को मॉडिफाई करता है वो सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होता है कि स्टेम है जो प्लांट स्टेम है वो कहाँ से अराइज होती है। सो बेसिकली हमें पता है कि जो सीड होता है उसके दो पोर्शंस होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। सो स्टेम arises from the plumule। ठीक है, सो प्लूम्यूल पोर्शन से हमारा स्टेम अराइज करता है। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में, देन उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि हमेशा जो स्टेम हो वो हमारी अपर रीजन में ही विजिबल हो। इट कैन बी पॉसिबल कि जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड भी हो सकती है। ओके, सो इन दिस केस यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग कि स्टेम है जो अगर अंडरग्राउंड है तो वो स्टेम नहीं होगी, वो रूट होगी। तो उस केस में हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो अंडरग्राउंड है वो स्टेम है या फिर वो रूट है। ओके, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। हमें क्या क्या चीज विजिबल है, एक हमें नोड्स विजिबल है, एक हमें इंटर नोड्स विजिबल है, उसके अलावा हमें एक लीफ विजिबल है, एक एक्सिलरी बड एंड एक एपिकल मेरिस्टेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोड क्या है, नोड ऐसा रीजन है विच कैन गिव राइज टू अ होल लीफ। ओके, नोड कैन give rise to a whole leaf। ओके, सो पूरे लीफ को नोड राइज कर सकते हैं। ठीक है, सो नोड के एरिया से हमारा लीफ है जो वो बनता है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे नोड लेबलिंग है तो यहाँ पे हमारा लीफ स्ट्रक्चर है। जैसे ये एक नोड है हमारी तो यहाँ पे लीफ अराइज कर रहा है, यहाँ पे भी सिमिलरली नोड होगी तो यहाँ पे भी लीफ आ रहा है, सिमिलर इन दिस केस। ओके, सो हमारा एक पूरा लीफ है जो वो अराइज करता है फ्रॉम द नोड। अब जो दो नोड्स के बीच की स्पेस होगी उसको हम इंटरनोड बोलेंगे। सो व्हाट इज इंटरनोड, इंटरनोड क्या होती है, इंटरनोड is the space, internode is the space between two nodes। ठीक है, दो नोड्स के बीच की स्पेस को हम इंटरनोड बोलते हैं। और इंटरनोड में कुछ ग्रो नहीं करता, नथिंग ग्रोज ओवर हियर। ओके, नथिंग ग्रोज ऑन इंटरनोड, नथिंग ग्रोज ओवर इंटरनोड। ठीक है, तो इंटरनोड पे कुछ ग्रो नहीं करता है, दो नोड्स के बीच की स्पेस को हम इंटरनोड कहते हैं। वेरी सिंपल। अब बात आती है ये एक्सिलरी बड। तो जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, जो लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज एक्सिलरी बड। ओके, जो लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एक्सिलरी बड। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस एक्सिलरी बड, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, इट कंटेन्स meristematic tissue। meristematic tissue present होता है यहाँ पे, which can give rise to full branch भी राइज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लावर भी यहाँ से निकल सकता है। ओके, फ्लावर हो गया, ब्रांच हो गई, हमारे जो टेंड्रिल्स हो गए। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ से एक्सेट्रा, मोर ओवर थॉर्न्स वगैरह भी, वो भी सब यहाँ से एक्सिलरी बड के थ्रू वो लोग राइज कर सकते हैं। बिकॉज दिस एरिया contains meristematic tissue which can give rise to full branches, okay, flowers, tendrils, thorns, etc. okay, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अर्लियर बता चुकी हूँ कि स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड, हो सकता है कि वो सॉइल के नीचे हो। ठीक है,
हो सकता है वो एरियल हो, तो वो हम लोग डिपेंड करता है किस बेस पे उसको हम देखते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है वो देखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो हमारी स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, जो अब स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, अब उसको भी हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे कि कौन सा पोर्शन है जो वो मॉडिफाई हो रहा है, तभी हमें पता चलेगा स्टेम मॉडिफिकेशन है ये। तो कौन सा पोर्शन, कौन सी स्टेम मॉडिफाई हो रही है, तो या तो होगी, सबसे पहले हमारी कौन सी है, अंडरग्राउंड। जब अंडरग्राउंड हमारी स्टेम है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो जब मॉडिफाई होती है, तो हम उसको अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं। सेकेंड हमारा जो पोर्शन है वो है हमारा सब एरियल। सब एरियल, सब एरियल पढ़ते हैं। सब एरियल में क्या स्पेशलिटी होती है, क्या प्रेजेंट होता है सब एरियल में, हम वो पढ़ते हैं। एंड द थर्ड इज एरियल। जो हम मॉडिफिकेशन है वो हम इन तीन एरियाज में पढ़ेंगे। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, देन सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, एंड देन इज द एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले जो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है वो क्या होती है, द स्टेम विच इज प्रेजेंट बिलो द soil, like which is present in the soil, that is known as underground stem. तो अगर soil में जो stem है उसमें कोई modification होती है तो उसको हम underground stem modification में पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी modifications होती हैं, ठीक है, आगे इनकी types होती हैं। अब आ गई बात सब एरियल। वैसे सब एरियल रीजन कौन सा होता है, ये ऐसा एरिया होता है जो कि जमीन के पास होता है, चाहे वो सॉइल के अंदर हो चाहे वो बाहर हो। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑलवेज कि वो अंदर ही होगा सॉइल के, या फिर नॉट कंपल्शन कि वो बाहर ही होगा। इट डिपेंड्स। जमीन के पास होता है ये कंपल्सरी है, पर वो सॉइल के अंदर भी हो सकता है और वो सॉइल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सब एरियल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज एरियल। अब एरियल मॉडिफिकेशन कौन सी हुई, दैट इज प्रेजेंट अबव, ठीक है, जो कंप्लीटली बाहर होगा सॉइल के उसको हम एरियल कहेंगे। जिसके चांसेस हैं जो जमीन के पास है, ठीक है, अब एरियल तो जमीन के पास भी नहीं होगा ऑब्वियसली, तो जो जमीन के पास है विच कैन बी ईदर इन द सॉइल और आउट ऑफ द सॉइल, ओके, दैट इज द सब एरियल। एंड देन द अंडरग्राउंड जो कि सॉइल के अंदर ही होगा। अब देखा जाए सबसे वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड। इन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन जनरली, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन क्यों होती है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन इज जनरली फॉर फूड स्टोरेज। For food storage, this is the need of modification for food storage, क्योंकि अंडरग्राउंड होती है ये, हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। सो फूड स्टोरेज के लिए ये काफी हद तक यूज होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है। विद एग्जांपल हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर। दिस इज अंडरग्राउंड stem modifications, ओके। सो बेसिकली चार टाइप की स्टेम मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, राइजोम, कॉम, ट्यूबर एंड बल्ब, ठीक है। तो हम चारों को वन बाय वन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हर एक मॉडिफिकेशन है उसकी अलग अलग टाइप होगी, बट इसमें जो एक चीज कॉमन रहेगी वो ये रहेगी कि ये चारों की चारों जो मॉडिफिकेशन है ये बिलो द सॉइल होगी। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है तो ये वो स्टेम का रीजन होगा जिसने खुद को मॉडिफाई किया है, जो कि सॉइल के नीचे प्रेजेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द ट्यूबर, ओके। अब हमने आलू देखे होते हैं, तो इसमें क्या रहता है, इस केस में ट्यूबर के केस में जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, लेटरल ब्रांचेस, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं दैट गेट मॉडिफाइड, ओके। लेटरल ब्रांचेस मॉडिफाई होती हैं, ठीक है। जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो मॉडिफाई होती हैं। अब जैसे कि हमने सबने आलू का स्ट्रक्चर देखा होता है, तो आलू के स्ट्रक्चर में क्या होता है, आलू के स्ट्रक्चर में जो हमारे ये जो हमारे पास ये तो चलो शूट, ये हमारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो नोड्स में क्या होता है, हमने कहा है कि नोड से आगे हम लोग लीफ वगैरह ग्रो कर देता है ना। तो इसमें इस केस में क्या होता है, हमारे पास नोड्स प्रेजेंट होते हैं, बड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आई है, इट कैन गिव राइज टू अ शूट,
तो इस पोर्शन को, जिस पोर्शन से हमारी पूरी शूट निकल रही है, इस पोर्शन को हम लोग आई बोलते हैं। ठीक है, तो इससे शूट निकल सकती है हमारी, मतलब कि हमारी जो स्टेम है वो निकल सकती है। ठीक है, तो अब ये रूट है, कैसे पता हमें, सॉरी ये शूट है। ठीक है, ये रूट मॉडिफिकेशंस में नहीं काउंट होती है, ये शूट है। कैसे पता हमें? जैसे कि जो प्लांट है इसका, ठीक है, जो प्लांट है ये हमारी स्टेम है। ठीक है, तो जो स्टेम है ना, ये हमारा रूट पोर्शन है। जो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम की यहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, जैसे ये लेटरल ब्रांच है, ये लेटरल ब्रांच की मॉडिफिकेशन होती है। अगर ये मेन ब्रांच की मॉडिफिकेशन होगी तो कभी भी जो आलू है वो गुच्छों में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो आलू है हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? अगर हमने देखा हो तो ये गुच्छों की फॉर्म में मिलते हैं। तो गुच्छे कैसे प्रेजेंट होता है? ये लेटरल, जैसे ये लेटरल ब्रांच है, ये लेटरल ब्रांच है, तो इसकी मॉडिफिकेशन आ गई, ये आलू बन गया। ठीक है, सिमिलरली एक और लेटरल ब्रांच है, तो इसकी मॉडिफिकेशन यहाँ पे आलू बन गया। तो लेटरल ब्रांच की जो मॉडिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं ट्यूबर। यहाँ पे भी फूड स्टोरेज हो रही है, तो इसका, इस मॉडिफिकेशन का मतलब तो फूड स्टोरेज है। तो ऐसे फूड स्टोरेज यहाँ पे होती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, राइजोम। ये क्या होते हैं? ये मेन, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये मेन स्टेम मॉडिफिकेशन होती है बच्चों, मेन स्टेम मॉडिफिकेशन होती है। डिफरेंस देखते रहिएगा कि जो ट्यूबर होती है वो लेटरल ब्रांचेस यहाँ पे मॉडिफाई होती हैं, जबकि जो हमारी राइजोम है उसमें हमारी मेन स्टेम जो है वो मॉडिफाई होती है। मेन स्टेम कैसे पता चलता है? अब ये मेन स्टेम है, अब मेन स्टेम में याद करो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है और नोड्स के बीच की स्पेस को हम इंटरनोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो और बर्ड्स कैन गिव राइज टू शूट ऑल्सो। ओके, सो इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन इजीली सी दैट कि ये मेन स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ऐसी मॉडिफिकेशन किस में होती है? हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी एग्जांपल्स याद करनी है। इसके केस में हमने पढ़ लिया, ट्यूबर के केस में हमें आलू याद आ गया। तब राइजोम के केस में जो एग्जांपल होगी वो हमारी क्या होगी? जिंजर। हमने जिंजर देखी होती है, जिंजर में नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है ना, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो क्या मेन स्टेम की हमारी मॉडिफिकेशन है। एंड द एग्जांपल ऑफ राइजोम इज जिंजर। ओके, जिंजर के केस में हमें ये चीज देखने को मिलती है। आगे हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है दैट इज बल्ब। ओके, सो बल्ब के केस में क्या होता है? बल्ब के केस में होती है, जो हमारी स्टेम होती है वो कंडेंस्ड फॉर्म में होती है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है जो मैं मार्क कर रही हूँ, इट इज इन, जैसे डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूँ डिस्क, है ना। सो ये डिस्क है ना, जो ये डिस्क इज द स्टेम। ओके, स्टेम, डिस्क लाइक स्टेम इज नोन एज बल्ब। ठीक है, जो ये स्टेम है ये डिस्क लाइक हो जाती है, और यहाँ पे जो ये रूट्स प्रेजेंट है दैट आर एडवेंटिशियस रूट्स। ये हमें ऑलरेडी पता होता है। एडवेंटिशियस रूट्स कौन से होते हैं? जो कि रेडिकल पोर्शन से नहीं निकलती हैं, हमारे रेडिकल को छोड़ के और किसी भी पोर्शन से निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो ये हमारे यहाँ पे डिस्क से, मतलब हमारे स्टेम से निकल रही है, क्योंकि स्टेम है जो हमारी वो कंडेंस्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, डिस्क की फॉर्म में। तो यहाँ से अगर रूट्स निकल रही है तो ये एडवेंटिशियस रूट्स है रजे। और ये जो एग्जाम्पल है ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल है। और यहाँ पर इस केस में क्या होता है? ये जो हम बोलते हैं ये बल्ब होता है। ठीक है, जो अनियन के केस में हम लोग जो खाते हैं दैट इज फ्लैशी लीव्स। ओके, ये जो ईटिंग वाला पोर्शन होता है हमारा, या जिसको हम यूज करते हैं इन आवर हाउस होल्ड, दैट आर फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव्स होते हैं वो हम लोग खाते हैं। ओके, फ्लैशी लीव्स हम लोग खाते हैं, और जो स्टेम होती है वो कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, डिस्क की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके अलावा हमें पता है कि ये बेस ऑफ स्केप होता है, ये सब कुछ हमें पता है। तो इसके एग्जांपल विच इज वेरी इजीली विजुअलाइज ओवर हियर, विच कैन बी इजीली विजुअलाइज ओवर हियर, तो इसके एग्जांपल कौन सी हुई? अनियन, ये प्याज की ही है। और प्याज is the example of underground stem modification. It is a type of underground stem modification. Moving forward, जो हमारी फोर्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है वो है कॉम। कॉम के केस में क्या होता है रजत? कॉम के केस में इट ग्रोज वर्टिकली। ओके, इसकी एक तो स्पेशलिटी है, इट ग्रोज, ग्रोज, इट ग्रोज वर्टिकली। मोर ओवर, इस केस में भी क्या होता है? जो स्फेरिकल स्टेम होती है रजी, हम इसके स्ट्रक्चर से इजीली देख पा रहे हैं कि इसकी जो स्टेम है वो स्फेरिकल स्टेम प्रेजेंट होती है।
एक तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इट ग्रोज वर्टिकली एंड इसकी जो स्टेम होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, तो ये भी हमें पता है कि कॉमनली ये जो एग्जांपल्स हैं हमें इसमें इजीली शो कर रही है कि चलो गार्लिक के केस में होती है। ठीक है, तो उस केस में हमें ये सब कुछ शो कर रहा है। तो दीज फोर आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ये आपको बिलो द सॉइल ही मिलेगी। एंड मोर ओवर हम इस चीज को स्पेसिफाई भी कर रहे हैं, जैसे अगर हमें यहाँ पे रूट्स की प्रेजेंस दिख रही है तो हम लोग ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो रूट्स हैं ये रूट मॉडिफिकेशन में काउंट नहीं होगी, चाहे इसमें रूट हेयर प्रेजेंट है तो इसको हम रूट मॉडिफिकेशन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवेंटेशियस रूट्स हैं। पर एडवेंटेशियस रूट्स आर द रूट्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल। ओके, तो अगर ये शूट में से हमारे स्टेम में से निकल जाए तो ऑब्वियसली एडवेंटेशियस रूट है एंड दिस इज गोइंग टू बी कवरिंग इन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ओके, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन रचे। अब मैंने ऑलरेडी बताया था सब एरियल स्टेम कौन सी हुई, जो कि सॉइल के तो पास होगी बट इट कैन बी इन द सॉइल एंड इट कैन नॉट बी इन द सॉइल। ठीक है, वो उसकी चॉइस है कि इट कैन इधर बी इन प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल और इट कैन बी आउटसाइड ऑफ द सॉइल। ओके, सो इट इज टोटली उसकी, अब उसकी ये प्रॉब्लम है कि उसको अंदर जाना है कि नहीं जाना, बट हाँ इसकी जो मेन स्पेशलिटी है कि वो हमारे जो सॉइल है उसके पास ही होगी, हवा में नहीं होगी, वो उसके पास ही होगी। मोर ओवर इस केस में, अब जो इसकी स्टेम मॉडिफिकेशन है इस केस में अगर हम बोलें कि जो न्यू प्लांट अराइज होता है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में, जो न्यू प्लांट अराइज होता है दैट अराइजेस फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट अराइजेस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू यहाँ पे जो हमारा न्यू प्लांट है वो राइज होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उससे हमारा न्यू प्लांट बनता है। जो हमारा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा, जो हमारे पास जो प्लांट्स के केस में नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ओके, so this is what we call as vegetative propagation। और सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में जो हमारे प्लांट हैं, जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ओके, ये बाकी अब जब हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली जो मॉडिफिकेशन है दैट इज रनर। रनर के केस में क्या होता है जी, रनर के केस में क्या होता है, एक प्लांट है, एक प्लांट अपना यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये उसके रूट्स हैं, ये उसकी हमारा हम कह सकते हैं उसकी स्टेम है, पर वो इतना वीक होता है कि वो खुद को नहीं संभाल पाता है। खुद को नहीं संभाल पाता है तो क्या होता है, खुद को ना संभालने के कारण वो ग्राउंड पे गिर जाता है। जब वो ग्राउंड पे गिर जाता है तो ऑब्वियसली जो उसकी शूट होती है, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करती है तो उस एरिया पे रूट्स ग्रो करती हैं अगेन, विच इज अगेन द एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, क्योंकि अगेन ये शूट से ही राइज कर रही है, यहाँ पे रूट्स ग्रो करती हैं। जब रूट्स ग्रो करती हैं तो वहां पे अगेन एक पूरा का पूरा फिर से प्लांट बन जाता है। अगेन ये भी खुद को ज्यादा लंबा नहीं जा पाता है, ये भी खुद को संभाल नहीं पाता है, फिर से ये गिरता है और जहाँ पे इसकी स्टेम फिर से बेस को हमारे टच करती है, हमारे सॉइल को टच करती है, अगेन वहां पे एडवेंटिशियस रूट्स अराइज करती है और ऊपर अपना शूट सिस्टम बना लेती है। ऐसे करते करते प्रोसेस में ऐसे काफी सारे प्लांट्स बन जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ से अपना लिंक तोड़ देते हैं, यहाँ से अपना लिंक तोड़ देते हैं। अब इनको हम तोड़ के दिखाते हैं, यहाँ से अपना लिंक तोड़ देते हैं। जब इन्होंने यहाँ से अपना लिंक तोड़ दिया रजे, तो अब इस केस में ये इंडिविजुअल हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया, पर अराइज कहाँ से हो रहे हैं, फ्रॉम द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। आ गया याद, तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ही ये लोग अराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में स्टेम वीक होने के कारण ऐसे हमारे जो दूसरे प्लांट्स है वैसे अराइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक एग्जांपल है जिसको हमने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होता है, रनर की जो एग्जांपल होती है वो हम लोगों ने देखी होती है किसके, ग्रास के केसेस में। ग्रास के केस में हमने ये एग्जांपल देखी होती है क्योंकि ग्रास के केस में वो इतनी जल्दी इस तरीके से ग्रो करते हैं।
ओके, हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया और हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए। अगर कल को क्वेश्चन आता है हमारा कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ रनर, और ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है पाइनएप्पल, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है मिंट, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है जैस्मिन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्रास। तो उस केस में हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी ग्रास। ओके, moving forward, the second type of modification of subaerial is stolen. स्टोलन के केस में क्या होता है मुझे? स्टोलन के केस में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, इसकी जो एग्जांपल होंगी हमेशा वो प्लांट होंगे जो बहुत खुशबूदार होते हैं। ठीक है, तो अब इसके केस में मिंट है जो, या हम बोले जैस्मिन है जो, ये इसके एग्जाम्पल होती है। हम देखते हैं अभी इसका मैकेनिज्म क्या होता है, बट इस केस में आपको ये ध्यान रखना ही रखना है कि इस केस में जो एग्जांपल्स होंगी वो हमेशा खुशबू, जो खुशबू देते हैं प्लांट्स, वो एग्जांपल होंगी, जैसे कि मिंट एंड जैस्मिन बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टोलन। इस केस में क्या होता है रजे, अगेन इस केस में क्या होता है, जो हमारी शूट होती है, जो मेन शूट होती है, जैसे अब ये वाला पोर्शन रूट है, तो शूट के बेस ऑफ द शूट, ओके, शूट के बेस से अगेन एक ब्रांच निकलती है। वो ब्रांच अगेन जब हमारे सॉइल को जाके टच करती है तो वहां पे जो रूट्स निकलती हैं, अगेन जो एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, उसके बाद रूट्स निकलने के बाद फिर एक पूरे के पूरे हमारे प्लांट को, या पूरे के पूरे हम बोल सकते हैं हमारे उसको स्ट्रक्चर को, शूट सिस्टम को राइज देती है। एंड आफ्टर सम टाइम, अगेन इसके केस में भी क्या होता है, आफ्टर सम टाइम ये जो बीच का कनेक्शन होता है ये लोग तोड़ देते हैं आफ्टर सम टाइम, क्योंकि इसकी अब नीड नहीं रहती है। जब एक बार यहाँ पे पूरी रूट सिस्टम, शूट सिस्टम डेवलप हो गया है तो प्लांट को जरूरत नहीं रहती है। तो जब जरूरत नहीं रहती है इसको तोड़ लेते हैं, तो अगेन ये दो इंडिविजुअल बन गए। अगेन यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं है in the formation of the new plant, so this is to be counted in vegetative propagation only. Okay, so हमने स्टोलन के एग्जांपल भी कर लिया, that is mint and jasmine. अगली जो हमारी एग्जांपल है वो है हमारी सकर। सकर के केस में क्या होता है रजे? सकर के केस में हमारी जो अंडरग्राउंड हम बोले, जो अंडरग्राउंड, या फिर हम सिंपल इस केस में ये बोल सकते हैं कि ऑब्लीक ग्रोथ होती है, ऑब्लीक ग्रोथ यहाँ पे होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अंडरग्राउंड जो हमारी स्टेम होती है उससे हमारी जो ऊपर एक ग्रोथ होती है ब्रांच की, जब वो ग्रोथ होती है ब्रांच की, तो जैसे ही वो ग्रोथ होके जब हमारे सॉइल के पोर्शन को टच करती है, जब उसने सॉइल के पोर्शन को टच किया तो यहाँ पे अगेन रूट फॉर्मेशन होगी। अगेन दैट रूट इज नोन टू बी एज एडवेंटिशियस रूट, और उसके ऊपर एक हमारा पूरा प्लांट बन जाएगा। ठीक है, लीफ, उसका स्ट्रक्चर, पूरा शूट सिस्टम बन जाएगा। अगेन दूसरी साइड से जब हमारी जो कोई जो हमारी हम बोल सकते हैं ऑब्लीक ग्रोथ हुई हमारी अगर अंडरग्राउंड स्टेम से, और उसने जब हमारे सॉइल को टच किया, तो अगेन जो ऊपर प्लांट बनेगा, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। आफ्टर सम टाइम अगर उनको बीच में कनेक्शन की नहीं जरूरत है तो अपना कनेक्शन ब्रेक कर देंगे, फिर वो इंडिविजुअल प्लांट्स बन जाएंगे। ऐसा जो ऑब्लीक ग्रोथ होती है दैट इज दैट कम्स अंडर सकर। ओके, तो इसकी सकर के जो एग्जाम्पल है वो हमारी कौन सी एग्जाम्पल है? बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इज अ कॉमन एग्जाम्पल। पाइनएप्पल के अलावा बनाना, banana is also the example of sucker, which is the subaerial stem modification, which is subaerial stem modification। ठीक है, ये हो सकता है, मैंने बोला था सॉइल के अंदर भी हो सकता है बाहर भी, तो इस केस में जैसे सॉइल के अंदर है, अभी तक सॉइल के बाहर चल रहा था, इस केस में सॉइल के अंदर है बट नियर टू द सॉइल इट इज प्रेजेंट, सो दैट इज subaerial। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है हमारा subaerial modification, दैट इज ऑफसेट। इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली तो इसकी जो मेन स्पेशलिटी है ऑफसेट की, वो ये है कि ये सिर्फ वाटर प्लांट्स में होता है, ओनली इन वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स के केस में ही आपको जो ऑफसेट हमारी मॉडिफिकेशन है वो देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है रजे, आपने इसमें सबसे पहले तो मैं इसके एग्जांपल बता दूं। हमने सुना है अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। ओके, तो उस केस में जो हमारा वाटर हाइसिंथ था वो इसकी एग्जांपल है।
हमने टेरर ऑफ बंगाल सुना था, वो इसके एग्जाम्पल है जी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, इस केस में क्या होता है रजय, वैसे जो हमारा फ्लावर होता है वो बहुत ब्यूटीफुल था, ठीक है, तो ब्यूटीफुल था और उस केस में क्या हुआ, उसने एक शॉर्ट ब्रांच बनाई, थिक एंड शॉर्ट ब्रांच बनाई उसने। जब थिक और शॉर्ट ब्रांच हुई, ठीक है, जैसे ही वो ब्रांच चली, ब्रांच के साथ साथ जहां पे जैसे मैं थोड़ी दूर जब वो ब्रांच गई, साथ के साथ उसके अगेन एडवेंटिशियस रूट्स हम कह सकते हैं, रूट्स ग्रो करनी स्टार्ट कर दी, एंड सिमिलरली उतने ही फास्टली उसका जो शूट सिस्टम है, जो हमारा फ्लावर है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत जल्दी जल्दी इसने ग्रो किया। अब इसका क्या सिस्टम हुआ, इसने ग्रो कर दिया, ग्रो करने से क्या हुआ, इसने पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लिया। जब इसने पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लिया, तो ऑब्वियसली जितनी जल्दी ये ग्रो करेगा, उतनी डेथ भी होगी हमारे प्लांट की। जब प्लांट की डेथ हुई, तो दैट इज गोइंग टू बी दैट प्लांट इज गोइंग टू बी डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ने आके इसको डिग्रेड किया। जब बैक्टीरिया ने आके इसको डिग्रेड किया, तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए था। ऑक्सीजन वो कहाँ से लेगा, वाटर से। तो जो ऑक्सीजन लेवल था वाटर का, वो कम होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण जो फिशेज हैं वो अंदर मरने लग गई। ठीक है, दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि क्यों हमने इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला था, क्योंकि इसकी ब्यूटी के कारण हम इसको ले तो आए थे। तो ब्यूटी के कारण तो ठीक है, बट जब इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट थी और ऑब्वियसली इसका डिकम्पोजिशन का रेट इतना हाई था, तो जब डिग्रेड होता था ये विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच अगेन नीड्स ऑक्सीजन, तो उस केस में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा था, जिसके कारण फिशेज मर रही थी। मोर ओवर इसके केस में ये जो हमारा एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ है, इसके केस में क्या था, इसका ट्रांसपीरेशन रेट भी बहुत हाई था। इसका जो ट्रांसपीरेशन रेट था वो बहुत हाई था। तो ये बहुत जल्दी जो भी हमारा वाटर बॉडी था उसको सुखा रहा था। ठीक है, जो इसका ट्रांसपीरेशन रेट है वो बहुत हाई था, तो जो वाटर बॉडी है वो बहुत जल्दी सूख रहा था। तो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। ओके, तो जो ऑफसेट है, ये हमारा हमें कहाँ से किसके साथ ये लिंक्ड है, विद द टेरर ऑफ बंगाल। ओके, सो अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट कैन बी अ क्वेश्चन दैट टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल is related to which type of modification। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन के साथ ये लिंक्ड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोलना है जो इसका आंसर होगा, मैं एग्जैक्ट आंसर बता रही हूँ क्योंकि इसमें सारे दिए होंगे आपको, सब एरियल वाले भी दिए होंगे, अंडरग्राउंड वाले भी दिए होंगे, बट जो आंसर होगा वो ऑफसेट होगा। अब हमें क्लियरली पता है कि ऑफसेट में क्या होता है, और इसकी जो मेन एग्जांपल है जो टेरर ऑफ बंगाल है, वो किसके साथ लिंक्ड है, विद द ऑफसेट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एंड विच इज स्पेसिफिकली द सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ओके, तो अब आगे हम लोग जब जा रहे हैं, तो हमारे पास आगे है जो एरियल मॉडिफिकेशन है। एरियल मॉडिफिकेशन, लेट मी राइट इट ओवर हियर, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। लीजिए एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं अब हम। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन अगेन हमारे पास, हमें पता है क्या क्या कौन कौन से टाइप की है, क्या क्या इसका सिस्टम है, हमें पता है। तो सबसे पहले हमने इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल्स के केस में क्या होता है बच्चे, जो हमारा एक्सिलरी बड है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा एक्सिलरी बड है दैट कैन गिव राइज टू एनीथिंग। हमने ऑलरेडी ये चीज स्टडी किया, जो एक्सिलरी बड होगा वो टेंड्रिल में भी राइज कर सकता है, वो हमारे हम बोल सकते हैं बड में भी राइज कर सकता है, हमारे थॉर्न में भी राइज कर सकता है। तो टेंड्रिल के केस में क्या होता है, जो एक्सिलरी बड है उससे हमारा टेंड्रिल राइज करता है। ठीक है, सो बेसिकली टेंड्रिल का काम क्या होता है, वो मतलब क्लिंगिंग हम कह सकते हैं, उस चीज के लिए काम होता है। ठीक है, सो अब इसकी मेन हमें जो इंपॉर्टेंटली जो हमें याद करना है वो है इसके एग्जाम्पल। सो टेंड्रिल के केस में, स्टेम टेंड्रिल के केस में जो हमारी एग्जाम्पल है दैट इज वाटरमेलन। वाटरमेलन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम टेंड्रिल। ठीक है,
आगे इसमें इतना ही करना है, इतना ही इनफ है, इतने में से ही क्वेश्चन आता है। आगे आ गया थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या है? अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि can axillary bud give rise to thorns? Obviously yes, axillary bud thorns को भी arise कर सकती हैं। जैसे कि हमारी aerial stem modification में देखें, again leaf के axil में present है, this is axillary bud and this axillary bud is arising, is giving rise to thorn, thorn को rise दे रही है। तो अब thorn का क्या है? कौन से, इसमें कौन सी एग्जांपल्स आ रही है हमारी? इसमें आ रही है हमारे सिट्रस प्लांट। सारे जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं उसके केस में थॉर्न प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिट्रस प्लांट्स के केसेस में थॉर्न प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, सो अब अगर एक्सिलरी बर्ड से लीव, एक्सिलरी बर्ड से हमारा थॉर्न निकल रहा है, सो वो थॉर्न मॉडिफिकेशन है जो कि एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अगर हमारे एक्सिलरी बर्ड से हमारा टेंड्रिल निकल रहा है तो वो स्टेम टेंड्रिल है। ठीक है, वो अगेन एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अगर हमारे एक्सिलरी बर्ड से एक bulbil like structure यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है जो कि अगेन it can give rise to a new leaf. ओके, तो अगेन ये भी एक टाइप ऑफ bulbil टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है which is again aerial stem modification. अब इसमें जो important modification है वो है phylloclad, cladodes. दोनों को सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। फाइलोक्लैड्स, इसकी एक स्पेशलिटी है, मैं यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी लिख रही हूँ। ये जो स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन क्यों होती है? दिस मॉडिफिकेशन इज फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टेम हेयर स्टेम मॉडिफाई फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम इन दोनों के केस में, क्लेडोड्स के केस में, फाइलोक्लैड्स के केस में, हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। सो स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस ओवर हियर। अब इसमें एक और स्पेशलिटी है, इसमें ये भी स्पेशलिटी है कि जो फुल स्टेम है वो यहाँ पे मॉडिफाई होती है, फुल स्टेम मॉडिफाई होती है। यहाँ पे ये चीज आपको पता चलेगी कि यहाँ पे क्यों हमने ये चीज मेंशन की है कि फुल स्टेम मॉडिफाई होती है, ये हमने क्यों मेंशन किया अभी आपको पता चलेगी। ठीक है, सो अब इसके केस में, हमारे फाइलोक्लैड के केस में क्या हो रहा है कि जो स्टेम है पूरी की पूरी स्टेम खुद को मॉडिफाई करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो, पूरी की पूरी स्टेम खुद को मॉडिफाई कर लेती है। That is known to be as phylloclad. That modification is known to be as phylloclad. Okay. So अब हमें इसकी जो हमारा एग्जाम्पल, जो हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इससे यहाँ पे ये स्टेम है हमारी, ये नोड्स है। ठीक है, इंटरनोड्स, ऑब्वियसली दो नोड्स के बीच की स्पेस को इंटरनोड्स कहेंगे, और आगे स्पाइन लीफ की जो हमारी मॉडिफिकेशन स्पाइन में आ रहा है। ठीक है, तो जो ये फाइलोक्लैड है, इसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? फाइलोक्लैड की एग्जाम्पल इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच इज कैक्टस। कैक्टस इज एग्जांपल ऑफ फाइलोक्लैड। मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा लास्ट है वो है क्लेडोड्स। क्लेडोड्स के केस में क्या होता है रजे? अगेन इट इज अ टाइप ऑफ फाइलोक्लैड। क्लेडोड्स हैं जो, वो टाइप ऑफ फाइलोक्लैड होते हैं, पर इसमें क्या होता है, इसकी जो स्पेशलिटी है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइलोक्लैड, इट इज बिकॉज यहाँ पे पार्ट ऑफ स्टेम गेट मॉडिफाइड, पार्ट ऑफ स्टेम gets modified. ठीक है, अब फर्क देखिए, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ पूरी स्टेम मॉडिफाई होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, होती फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ही यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, पर यहाँ पे मॉडिफिकेशन किसकी हो रही है? पार्ट ऑफ स्टेम। हार्डली इसमें एक 1 to 2 हम लोग बोल सकते हैं कि नोड्स प्रेजेंट होती है इसमें, नोड्स या इंटरनोड्स, हमारी हार्डली 1-2 नोड्स या इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं, तो उतना ही पोर्शन स्टेम का मॉडिफाई होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, बट ओवर हियर यहाँ पे सारी की सारी नोड्स, इंटरनोड्स, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, सब कुछ मॉडिफाई होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब क्लेडोड्स हमें पता है टाइप ऑफ फाइलोक्लैड ही है, पर यहाँ पूरा का पूरा स्टेम नहीं, बट यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ स्टेम गेट्स मॉडिफाइड। और यहाँ की जो एग्जाम्पल है, व्हाट इज इट? It is asparagus. ठीक है, तो अब एस्पेरेगस है, एक और मॉडिफिकेशन होती है, जैसे एक फाइलोक्लैड हो गई है, हमारे पास क्लेडोड हो गई है, तो इसके ही साथ एक और होती है। अब जैसे हमारा जो लेट मी टेल यू, जब हमारा जैसे ये स्टेम है, तो
स्टेम के साथ जैसे ये लीफ लग रहा है, तो जो ये हमारा पोर्शन होता है जहाँ पे ये लीफ अटैच होता है हमारे स्टेम के साथ, इस रीजन को हम बोलते हैं पिटियोल। इस रीजन को हम बोलते हैं पिटियोल। सो पिटियोल की मॉडिफिकेशन होती है। पिटियोल की मॉडिफिकेशन क्यों होती है? फॉर फोटोसिंथेसिस होंगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए 3 मॉडिफिकेशन पढ़ी है हमने, फाइलोक्लैड, क्लेडोड्स विच इज अगेन द टाइप ऑफ फाइलोक्लैड, और एक पिटियोल मॉडिफिकेशन। पिटियोल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो ये एरिया होता है पिटियोल विच इज द एरिया वेयर जो लीफ है जो स्टेम के साथ कनेक्ट होता है, दैट एरिया व्हेन इट गेट मॉडिफाइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये पहले यहाँ पे था, तो ये पूरा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस, ये पूरा का पूरा मॉडिफाई हो जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड आफ्टर दैट ये जो लीफ बनता है ये फॉल ऑफ हो जाता है, इट फॉल्स ऑफ, इट फॉल्स ऑफ। ठीक है, पूरा का पूरा फॉल ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग फाइलॉड भी बोलते हैं, इसको फाइलॉड भी बोलते हैं, फाइलॉड्स भी बोलते हैं, एंड मोर ओवर इट इज द पिटियोल मॉडिफिकेशन। ओके, सो अगर हमें इसमें से अगर हमें इससे क्वेश्चन आता है तो हमारे पास कैसा क्वेश्चन आएगा, इसमें से ये भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि एस्पैरेगस is what type of modification? Asparagus is what type of modification? तो अगेन यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होगा? क्लेडोड्स। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। यहाँ पे कोई फाइलोक्लैड नहीं आएगा, यहाँ पे कोई क्लेडोड नहीं आएगा। ओके, सो दिस क्लेडोड इज गोइंग टू बी कमिंग अंडर दिस। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट करके एक एमसीक्यू। सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर जाना है विच इज www.suksmas.com। वहां पर जब आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस विजिबल होंगी, जैसे कि वॉल, क्वेश्चंस, ई नोट्स, कैलकुलेशन एंड एमसीक्यू। जब आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस साइट पे एक ऑप्शन शो करेगा पोस्ट एमसीक्यू। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको क्वेश्चन पुट करने के लिए अपनी स्पेस दी गई है, जहाँ पे आप अपनी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। देन उसके बाद टैग्स। टैग्स में बहुत इंपॉर्टेंटली आपका जो क्वेश्चन है उसको रिकॉग्नाइज करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट वे है टैग्स। अगर आप टैग्स लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन को बहुत इजीली हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मैंने जो टैग्स दिए हैं दैट इज बायोलॉजी, बॉटनी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड नीट। ऐसे आप भी अपने क्वेश्चंस को टैग दे सकते हैं। देन कम्स द ऑप्शंस। ऑप्शंस के लिए स्पेस दी हुई है, जैसे ऑप्शन 1 के लिए अलग स्पेस है, ऑप्शन 2 के लिए अलग स्पेस है। आपको हर एक ऑप्शन की स्पेस पे आपको अपने अपने ऑप्शंस जो भी हैं वो आपको डालने हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है करेक्ट आंसर की। तो आपको पता है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन को क्लिक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सो हमने ऑप्शन 2 पे क्लिक किया एंड यहाँ पर आपके पास पोस्ट एमसीक्यू का एक ऑप्शन आएगा। मेरे पास अपडेट एमसीक्यू का इसीलिए आ रहा है बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है एंड मैं इसको एडिटेबल फॉर्म में ओपन कर रही हूँ। आपके पास यहाँ पर विजिबल होगा पोस्ट एमसीक्यू, तो जब आप इसको पोस्ट करेंगे देन आपके पास इस वे में आपका क्वेश्चन विजिबल होगा। जैसे कि अब आपने इसको क्लिक किया तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आपको क्वेश्चन पोस्ट करने से क्या मिलता है, आपको क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद जब आप बियॉन्ड नोइंग में जाएंगे अपने पॉइंट्स चेक करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोस्ट करने के पॉइंट्स मिलते हैं। इन अ सिमिलर मैनर आपको यहाँ पर मेंशन है कि आपको क्वेश्चन पोस्ट करने के, आपको क्लैप्स करने के, आपको कमेंट करने के, ठीक है, तो आपको हर एक चीज के प्रॉपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या होता है, इन पॉइंट्स की हेल्प से आप विन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है। जो हमारे रिजल्ट क्राइटेरिया है इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम्स, ताकि जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनको भी विन करने का मौका मिल सके। तो इस वे में आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइज मेरे लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम, रिवाइज द टॉपिक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टेड बनाने के लिए सुक्षमा ब्रॉट यू अ सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। इस गेम की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको एक सेल्फ मेड एमसीक्यू, एक आंसर पोस्ट, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती है जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है।
Okay guys, we'll end up our today's session over here. To get my questions and notes, follow me on Suksama's. This will also allow me to see your version of questions over there. Get my profile link in description. जैसे कि मैं बता दूं कि joining Suksama's is completely free. और अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हो एंड अपने पॉइंट्स के एडवांटेज लेना चाहते हो एंड विनर बनना चाहते हो, then subscribe Beyond Knowing. So begin your social media learning experience today. एंड अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करने चाहते हो तो देन पार्टिसिपेट इन बियॉन्ड नोइंग गेम यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज TAMA 26034 to play games under my group and to get maximum discount.